हाय एवरीवन, वेलकम टू सेशन। एंड आज हम बात करेंगे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज फोर्सेस, राइट। अब देखिए, ये क्रैश कोर्स का जो स्टार्टिंग हो गया है एंड अगर आप लोगों को ये क्रैश कोर्स परचेस करना है विच इज़ ऑफ द वेरी मिनिमम प्राइस, राइट, तो आपको एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से जा करके इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। मैं सभी चैप्टर्स के, तो सभी चैप्टर्स में इंक्लूडेड है आपका सोशल साइंस, साइंस एंड मैथ्स, राइट। और आई ट्राई कि अगर इंग्लिश होता है तो आई डेफिनेटली इंक्लूड इंग्लिश, बट आई डोंट थिंक सो इंग्लिश का इतना मतलब रिक्वायरमेंट होगा, बिकॉज ऑल ऑफ यू मस्ट बी वॉचिंग एंड लिसनिंग टू द स्टोरीज। तो मैं ट्राई करूंगी कि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें सबसे ज़्यादा इशू आते हैं बच्चे को, वो चीज़ें मैं क्विकली अपलोड कर दूँ, सो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो फोर्स हमारा सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स का, और ये यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन वॉच द वीडियो एंड कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट किस तरह के वीडियो लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे इन द कोर्स, राइट। तो अगर आप जल्दी से जल्दी खरीदना चाहते हैं, गो टू द लिंक एंड परचेज इट। तो स्टार्ट करते हैं हम फोर्स के साथ में। आई ट्राई टू फिनिश एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज एग्जाम्स आ रही हैं आप सभी की, एंड क्विक समरी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो क्वालिटी के साथ हम बिल्कुल भी किसी भी तरह का खेल नहीं करेंगे, एंड पूरी क्वालिटी के साथ में हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। चलिए, सबसे पहली चीज तो ये बेसिक से चलते हैं, फोर्स क्या होता है। देखिए, फोर्स एक फिजिकल कॉन्सेप्ट है। वो दो ऑब्जेक्ट के बीच का इंटरैक्शन डिस्क्राइब करता है कि उसमें क्या किस तरह के चेंज आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स एक एजेंसी है जो किसी भी बॉडी का या तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज करती है या फिर उसका शेप चेंज करती है। आइदर इट चेंजेस द शेप और इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है, और इट ट्राइज टू चेंज, राइट। तो सिंपल टर्म में बोल सकते हैं फोर्स क्या है, पुश या पुल, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में, स्टॉप करने में या उसका डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। चलिए, आपके जो फोर्सेस होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, और हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड करा है, एक है कॉन्टैक्ट, एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जब दो बॉडीज के बीच में एक्चुअल कॉन्टैक्ट हो रहा है तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाता है। जैसे इसमें आप बोलो पुश और पुल फोर्स आपको देखने को मिलेगा। हम एक डोर को ओपन या क्लोज करते हैं बाय पुलिंग इट और पुशिंग इट। यहाँ देखिए, आप ये कार्ड को यहाँ पर पुश किया जा रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, अब कॉन्टैक्ट फोर्स में भी आपको कई तरह के फोर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस, टेंशन, अप्लाइड, नॉर्मल रिएक्शन, लॉट ऑफ फोर्स। एंड देयर आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट, जिसमें ग्रेविटी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक एक फोर्स को हम अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, छोटा सा क्विक रिविजन लेना है ताकि फोर्स की अंडरस्टैंडिंग हो, बिकॉज ना ये छोटा सा बेसिक है। अगर ये क्लियर होगा तो आगे भी हमें समझने में हेल्प मिलेगी। अब देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स की। अगर दो बॉडी स्लाइड करती हैं एक रफ सरफेस पे, देखिए ये दो बॉडी है, एक ये वाली और एक ये, इफ दे बोथ आर स्लाइडिंग ऑन अ रफ सरफेस, तो इसकी रफनेस की वजह से क्या होता है, जो जो मोशन होता है बॉडी का, राइट, उसको अपोज करती है सरफेस, ठीक है। द सरफेस ड्यू टू इट्स रफनेस अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, और जो फोर्स अप्लाई होता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसी को बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब दूसरा हमारे यहाँ पर आता है टेंशन फोर्स। अगर एक बॉडी एक स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, और जो वेट है बॉडी का वो वर्टिकली, यू कैन सी दैट, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अगर यहाँ पर वो वर्टिकली डाउनवर्ड आपका जो वेट होता है वो एक्ट करता है, तो एक टेंशन के थ्रू ये यहाँ पर बैलेंस होता है, एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ टेंशन फोर्स। अब आ जाते हैं हम आगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे। देखिए, इसमें ना एक और तरह का फोर्स होता है, दैट इज अ अप्लाइड फोर्स या कोलिजन फोर्स बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब दो बॉडीज जो हैं कोलाइड करती हैं, या फिर बोल सकते हैं, देखिए आप इस पे हम एक तरह का पुश या पुल फोर्स लगा रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो ये अप्लाइड फोर्स है। कोलिजन में क्या होता है, जब दोनों ही बॉडी, मतलब इधर से भी एक बॉडी आ रही है, इधर से भी एक बॉडी आ रही है, दोनों आपस में क्या करती हैं, फोर्स लगाती है, इक्वल और अपोजिट फोर्स, तो इसको हम कोलिजन फोर्स बोलते हैं। चलिए, नॉन कॉन्टैक्ट, आई जस्ट वांटेड टू क्विकली फिनिश दिस टाइप ऑफ फोर्स, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमारे आगे आने वाले हैं। चलिए, ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी हम सबको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का ऐसा फोर्स होता है जो कि सारी बॉडीज, जो जितनी बॉडी है उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो बॉडी और अर्थ के बीच में लगने वाला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सन और अर्थ एज वेल एज अर्थ और मून के बीच में भी एक अट्रैक्शन बनाए रखता है, ओके। चलिए, अब आता है नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेट्स जो होते हैं, अगर उनके बीच में अगर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है,
किसी कांटेक्ट में नहीं है बट एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसे बोलेंगे हम मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो या तो वो रिपल होंगे चार्जेस, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, जस्ट लाइक हमने जो मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा उसी की तरह है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर ना ये सब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बहुत ज़्यादा हमें इसमें नहीं जाना है। चलिए अब हम इफेक्ट देखते हैं कि फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या हो सकता है फोर्स से? डेफिनेटली आपकी बॉडी जो मोशन में है आप उसको रोक सकते हो, राइट। आप बॉडी की स्पीड को या डायरेक्शन को, स्पीड या डायरेक्शन दोनों को चेंज कर सकते हो, राइट। दूसरा आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी कैन बी चेंज, डेफिनेटली साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी कैन बी चेंज। तो ये सारे इफेक्ट होते हैं अगर एक फोर्स अप्लाई होता है तो। अब बात आती है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। चलिए फोर्स की यूनिट समझने के लिए मुझे आपको न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे लेके जाना पड़ेगा। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो बोलता है कि फोर्स जो है उसको डिफाइन किया गया है प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय इट। तो F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है, इसको हटा देते हैं। F इज इक्वल्स टू ma। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल्स टू ma। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर यहाँ पर इसकी यूनिट डिफाइन करेंगे तो हम इसकी जो SI यूनिट होती है फोर्स की वो होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन, ठीक है। तो अगर मुझे 1 न्यूटन को डिफाइन करना है, मतलब कि ऐसा फोर्स 1 न्यूटन को डिफाइन किया जाता है, फोर्स रिक्वायर्ड प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 1 kg, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ये हो गया न्यूटन। तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब CGS यूनिट होती है आपके फोर्स की डाइन। क्या होती है? डाइन। डाइन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, 1 डाइन विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 डाइन विल बी इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ द मास ऑफ द बॉडी into 1 centimeter per second, okay, this is what the डाइन यूनिट। अब अगर मुझे न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन चाहिए तो 1 न्यूटन होता है 10 to the power 5 डाइन। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये चीजें आपको याद करना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करें, फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करते हैं हम। तो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है फोर्स की? दैट इज यहाँ पर 1 kilogram force is defined as gravitational pull on a body of the 1 kilogram। तो अगर मुझे 1 किलोग्राम फोर्स को डिफाइन करना है तो दैट विल बी व्हाट, 1 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमारे पास बचता है 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो अगर ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ द फोर्स मुझे बताना है तो दैट विल बी व्हाट, 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। और यही चीज मुझे अगर CGS में चाहिए तो 1 ग्राम ऑफ फोर्स इक्वल्स टू व्हाट, 980 डाइन्स। दिस आर इंपॉर्टेंट एंड इसको याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आता है हमारा मोशंस, टाइप ऑफ मोशंस के बारे में बात करें, ठीक है। अब एक इमेज आपको दिख रही है यहाँ पर, तो ये आपको समझ में आएगा। तो 2 तरह के मोशंस हैं। तो जब हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं एक किसी स्टेशनरी रिजिड बॉडी पे, तो वो क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है, मैंने इस पे यहाँ से फोर्स अप्लाई करा, ये एक सरफेस पे रखा है, तो ये क्या करेगा, ये इधर की साइड मूव होगा, राइट। अब मैं अगर इसको इधर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा गोल घूमेगा, राइट। ये स्ट्रेट, जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ उस डायरेक्शन में स्ट्रेट मूव करेगा। तो ये जो मूव कर रहा है, जो मोशन हो रहा है, ये एक लीनियर लाइन में हो रहा है, इसलिए जो मोशन है वो कैसा है, ट्रांसलेशनल मोशन। कैसा मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन। तो अगर आपकी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो ये स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल बहुत इजी सा है, आपकी बाइसिकल, कार, ट्रेन, ये सब चीजें क्या है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब अगर आपकी जो बॉडी है अगर किसी पॉइंट से पिवट है, राइट, जैसे कि आपको ये टैब दिख रहा है, इसका पिवट है, ओके,
एंड अगर एक फोर्स हम किसी भी एक पॉइंट पे लगाते हैं, क्या होगा, ये इसके एक्सिस पे मूव करना शुरू कर देगा और इस फिक्स पॉइंट से इसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो इस मोशन को बोलेंगे हम रोटेशनल मोशन। क्या बोलेंगे हम? रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन के अगर मुझे एग्जांपल्स चाहिए तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने टैप वाटर को, टैप वाटर चाहिए तो आपने वाटर टैप को क्या करा, रोटेट करा। देन आपका जो कार का स्टीयरिंग व्हील होता है, राइट, उसको आपने यहाँ पर रोटेट करा तो ये पिवटेड होता है, ठीक है, आपने इसको रोटेट करा तो ये भी रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर ये चैप्टर पूरा डिफाइन है। दैट इज व्हाट, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में है, वन इज अ टॉर्क, अनदर वन इज अ कपल। तो हम बात करेंगे यहाँ पर टॉर्क की। ठीक है, चलिए, तो टॉर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स एज वेल। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। चलिए, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क मतलब कि इसको डिफाइन किया गया है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। आई जस्ट राइट द डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ magnitude of the force and its perpendicular distance from the axis of rotation of body। ठीक है, रोटेशन ऑफ बॉडी। देखिए, टॉर्क क्या करता है? टॉर्क एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी रोटेट होती है। तो इसको डिफाइन किया गया है कि अब किसी भी रिजिड बॉडी पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और जिस डिस्टेंस से अप्लाई कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, एक रोटेशन होगा उसके एक्सिस पे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एक बॉडी है, ठीक है, वो रोटेट कर सकती है उसके फिक्स पॉइंट पे, यहाँ पे उसके पॉइंट से वो अटैच्ड है। ठीक है, अब देखिए, ये फिक्स पॉइंट मैंने माना ये ओ हो गया एंड देयर इज अ डिस्टेंस आर जिस पे मैंने, इस आर पे मैंने एक डिस्टेंस लगाया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, राइट। तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या हुआ इसके अंदर? इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, बॉडी रोटेट हुई और इसी को बोलते हैं हम टॉर्क। तो टॉर्क जो होता है एक रोटेटिंग बॉडी का, डिपेंड करता है कि वो कितने डिस्टेंस पे है, दूसरा किस मैग्नीट्यूड का फोर्स आपने इस पे अप्लाई करा है। अब देखिए, डायरेक्शन है यहाँ पर, तो टॉर्क कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और टर्निंग इफेक्ट जो होता है ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखिए, अगर आपने क्लॉकवाइज रोटेट करा है तो जो टॉर्क होता है, ठीक है, या फिर टर्निंग इफेक्ट जो होता है उसे नेगेटिव बोला जाता है कि टर्निंग इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव। लेकिन वहीं अगर आपका बॉडी में जो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो जो टर्निंग इफेक्ट है उसे पॉजिटिव माना जाता है। तो बहुत इजी सी बात है, इसको याद कर लो, ए पॉजिटिव एंड सी नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज अ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉर्क। अब टॉर्क की एसआई यूनिट क्या होगी? तो एसआई यूनिट होती है टॉर्क की, दैट इज न्यूटन मीटर। क्या होती है? न्यूटन मीटर। और अगर मैं एम के एस यूनिट बोलूँ तो ये होती है फोर्स मीटर, दैट इज अ, यहाँ पर होता है किलोग्राम फोर्स, सॉरी, किलोग्राम फोर्स मीटर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे KGFM भी लिख सकते हो। ओके, सीजीएस यूनिट होती है डाइन सेंटीमीटर। ओके, अब अगर मुझे यहाँ पर 1 न्यूटन मीटर को डाइन में कन्वर्ट करना है तो ये होता है 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो गए हमारे टॉर्क रिलेटेड क्वेश्चन, जितना भी कॉन्सेप्ट था। आई डोंट थिंक सो इसमें आपको ज्यादा कुछ दिक्कत आएगी, दैट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट अबाउट द टॉर्क। अब टॉर्क के थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं टॉर्क का देखती हूँ, लेट मी क्लीन द स्क्रीन हियर सो दैट वी विल बी एबल टू, ओके, चलिए, टॉर्क का एग्जाम्पल सबसे पहला जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज डोर, ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डोर। अब देखो, डोर जो है आपका ये पॉइंट से कनेक्टेड होता है, राइट, एंड यहां पर होता है नकल। आप क्या करते हो? द थिंग इज दैट जब हम पुश करते हैं डोर को, हम इसके हिंजेस से पुश नहीं करते, हम कहाँ से पुश करते हैं, एक डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, एक डिस्टेंस है जहां से हम इसे पुश करते हैं। द थिंग इज दैट अगर आप इसको यहाँ पर, यहाँ से फोर्स लगाओगे इसके हिंजेस के पास से, तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा।
दैट्स द रीजन वाई हम क्या करते हैं, एक डिस्टेंस से इस पे फोर्स लगाते हैं सो दैट इट कैन रोटेट अबाउट इट्स पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखो, सी सॉ, ठीक है, ये इसका क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब अगर सीसॉ देखो तो अगर इसको बैलेंस रखना है तो यहाँ पे जो बच्चा बैठा है और यहाँ पे जो बच्चा बैठा होता है, दोनों का इक्वल वेट होगा तो ये बैलेंस्ड होगा। ओके, सो द थिंग इज दैट यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे इतना प्रेशर लग रहा है तो इससे रोटेट होगा। इसको बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पे भी मुझे इक्वल प्रेशर रखना पड़ेगा। लेकिन द थिंग इज दैट अगर चिल्ड्रन हैवी है तो क्या करते हैं, हम इसको मूव कर देते हैं इसके पास में, सो दैट व्हाट हैपेंड, यहाँ पे क्या हो, अगर फोर्स ज्यादा लग रहा है तो इसको हम पास में लेके आ जाते हैं, डिस्टेंस कम कर देते हैं इसकी, जिससे क्या हो, ये बैलेंस बना रहे। तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द आपका टॉर्क। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आप एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोगों ने देखा है एक पुराने जमाने में ना ऐसे यहाँ पर एक वो रहता था, इस पे पीसते थे, तो एक डिस्टेंस लेकर के यहाँ से चक्की पीसते थे, ऐसे आटा पीसते थे, घुमाते थे। तो यू सी दैट कि यहाँ पर ना एक डिस्टेंस लेते थे और यहाँ पे हैंडल लगाते थे। इससे क्या होता था, कम फोर्स लगता था इसको ग्राइंड करने के लिए, राइट, कम फोर्स में काम हो जाता था। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ द टॉर्क। चलिए आगे, तो टॉर्क का सीधे से फॉर्मूला हमें पता चल गया, दैट इज अ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ओके, क्विकली नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ, सिंपल सी डेफिनेशन बोलूंगी मैं यहाँ पर। अगर एक रोटेशन इक्विलिब्रियम, अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर एक बॉडी है, सपोज इस पे जितने भी आपके फोर्स अप्लाई हो रहे हैं रिजिड बॉडी पे, राइट, और इसका अगर आप सम करते हो, राइट, तो ऐसा बोल रहे हैं कि रोटेशन इक्विलिब्रियम में जितना भी मोमेंट्स का जो एल्जेब्रिक सम होता है उस रिजिड बॉडी पे वो होगा 0। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। मतलब कि अगर एक रिजिड बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से भी सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट फोर्सेस व्हाट हैपेंड इज, आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, आपका बॉडी मूव नहीं कर रहा है, मतलब कि जितने भी आपके फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, जितना भी फोर्सेस उस पर अप्लाई हो रहा है, उसका नेट इफेक्ट जो है वो सारे मोमेंट्स का 0 है। तो इसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। तो द थिंग इज दैट ये बहुत इजी सा है, आपका जो बीम बैलेंस होता है, राइट, तो इधर से भी जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इधर से जो अप्लाई कर रहे हो, ये क्या हो जाता है, अगर इक्वल है और ये स्टेशनरी मूव नहीं कर रहा है तो क्या हो गया, ये दिस इज 0। तो फिजिकल बैलेंस जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे ही वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कपल। ओके, तो स्टार्ट विद दैट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कपल। चलिए मैं कपल को डिफाइन करने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आप लोग जैसे हमने वाटर टेप का एग्जांपल देखा, अब एक बॉटल है, राइट, देयर इज अ बॉटल, ओके, इज अ बॉटल। अब बॉटल के ऊपर एक कैप होती है, ठीक है, अगर हमें इसे खोलना है तो वी अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस साइड एज वेल ऑन दिस साइड, दोनों साइड से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसको रोटेट करके एंड देन वी ओपन, राइट, ठीक है। टैप देखो, ठीक है, आपका जो टैप होता है लाइक दैट, आपका जो टैप होता है, यू कैन नॉट अप्लाई जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे फोर्स आपको क्या करना पड़ता है, जितना फोर्स इधर लगा रहे हो आपको इतना ही फोर्स इधर भी लगाना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, रोटेट होता है, ठीक है। सो द थिंग इज दैट हम कपल को अगर हम बोले तो दिस वेरी इजी, कि दो इक्वल और अपोजिट, अगर इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, तो जितना फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहे हो उतना ही फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहे हो, तो इक्वल फोर्स एंड अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं एंड दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे एक्ट कर रहे हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, तो उनका जो सम ऑफ देयर मोमेंट्स जो होता है वो बनाता है कपल। दिस इज कॉल्ड एज द कपल। तो कपल को अगर डिफाइन करना है तो प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड एज द फोर्स। वेरी इजी, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का भी यही फॉर्मूला, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये पॉइंट यहाँ से पिवटेड है या पिवटेड नहीं भी है, लेकिन आप एक फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहे हो, एक फोर्स आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो, राइट, तो ए और ये बी पॉइंट दोनों पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो वी कैन से दैट मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी व्हाट,
यहाँ पे देखो डिस्टेंस इक्वल इक्वल है, सेम फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है आपका दैट इज कपल। क्या अप्लाई हो रहा है? कपल। कई सारे एग्जांपल्स है, कपल का भी SI यूनिट सेम होता है एज अ टॉक, दैट इज न्यूटन मीटर। एंड एग्जांपल्स अगर देखें तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द टैप, then tightening of the cap bottle and opening of the cap bottle, pedal of the bicycle, turning of the steering wheel, ये सारे एग्जांपल्स है आपके कपल के। कपल का फॉर्मूला भी वही होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है, सेम ही लग रहा है, तो आप कोई भी फोर्स ले सकते हैं एंड द डिस्टेंस। चलिए, ये तो हो गया हमारा मूवमेंट ऑफ force and couple, principle of movements, all these things. Coming to the next, that is the center of gravity. Okay, center of gravity. चलिए, what is center of gravity? Basically, center of gravity एक imaginary point. It's not actual point. It's an imaginary point through which पूरे बॉडी का जो वेट है वो एक्ट करता है इरिस्पेक्टिव कि बॉडी का पोजीशन क्या है। ठीक है, तो हमारी बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है, और हर पार्टिकल जो है कहीं ना कहीं अर्थ से ना एक पुल लगता है उस पे, उसके सेंटर पे, जिसे हम बोलते हैं वेट ऑफ द पार्टिकल। तो अब जो सारे जो सम होते हैं ना, जितने भी फोर्सेस लगते हैं पूरी बॉडी पे, ये किसी एक पॉइंट पे एक्ट करते हैं, किसी एक पॉइंट पे एक्ट करते हैं। एंड ये जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखो, जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हमेशा उसके सेंटर में हो, नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पे ही हो। जो पोजीशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो डिपेंड करता है कि उसमें जो मास पार्टिकल है बॉडी के, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, शेप कैसा है बॉडी का। तो हो भी सकता है कि कई बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के पोजीशन के बाहर भी हो, नॉट नेसेसरली कि बॉडी के अंदर सेंटर में ही हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बॉडी के बाहर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सॉलिड कोन है, ठीक है, तो आप देखो, अगर एक पॉइंट ऑफ एक्सिस पे देखोगे कोन के, तो उसका 1/4 हाइट जो है उसके बेस से, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां लाई करती है। इट्स नॉट लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ कोन, मैं बताती हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कैन बी आस्क्ड। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर आती है उसकी, ठीक है, दिस इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ऐसा नहीं है कि आप इसका सेंटर में लेके आओगे, इट लाइज हियर ऑन द, दैट इज व्हाट दिस, व्हाट डू वी से, इसका जो यहाँ पर आप 1/4 पार्ट देख रहे हो ना, इट लाइज हियर। तो वी हैव टू वेरी केयरफुल जब हम निकालते हैं, जरूरी नहीं है कि इसका हमेशा सेंटर में हो। हाँ, देर आर सर्टन केसेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ट्राइंगल देख रहे हो, ठीक है, तो ट्राइंगल में क्या होता है, जितने भी मीडियंस होते हैं, जहाँ उसके मीडियंस मिल रहे हैं वहां पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। स्क्वायर में जहाँ उसके डायगोनल्स मीट करते हैं, रेक्टेंगल में भी सेम, जहाँ डायगोनल्स मीट करते हैं। देन सर्कल में इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है वहीं पर आपका इसका लाई करता है। देन अगर आप एक यूनिफॉर्म रॉड लेते हो, दैट इज अ यूनिफॉर्म रॉड, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है ना, वहां पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज द सर्कुलर मोशन। इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, फोर्स दो तरह के, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे नजर डालते हैं। चलिए, व्हाट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? ओके, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? बहुत इजी में हम देखें तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सर्कुलर मतलब एक सर्कुलर पाथ पे, और मोशन मतलब मूव कर रहा है। अगर एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में मूव करता है तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो, हमें सबको पता है कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वो उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो अगर एक पार्टिकल एक कर्व डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, उस पार्टिकल की, वो उसके डायरेक्शन के उसका जो टेंजेंट रहेगा उसके साथ में जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, वेलोसिटी हर पॉइंट पे, अब जैसे ये पार्टिकल यहाँ से मूव करना शुरू हुआ, तो जब ये इधर जाएगा तो उसका डायरेक्शन इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर जब ये इधर आएगा, राइट, देयर इज ऑलवेज, इसका क्या होगा, डायरेक्शन हमेशा यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो जो हर पॉइंट ऑफ मोशन पे जो है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। अब ये जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका जो एक्सेलरेशन है, जो कि हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होता है, उसे बोला जाता है
सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ओके, चलिए इतना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि यह क्या होता है। अब आती है सबसे ज़रूरी चीज़, व्हाट इज़ दैट ज़रूरी चीज़। चलिए, ओके, दिस पॉइंट, सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए, अब देखो यहाँ पे एक 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 बॉय है जो कि एक बॉल को मूव कर रहा है, राइट। एंड हम देख रहे हैं कि एक बॉल को हमने जब मूव करा तो एक फोर्स लगा जो कि उसे बाहर फेंक रहा है बॉल को, राइट। एंड देयर इज अनदर फोर्स व्हिच इज मेंटेनिंग इट्स डिस्टेंस, और उसको वो अंदर की तरफ भी खींच रहा है। और इसी वजह से क्या हो रहा है, ये बॉल जो है पूरा एक रोटेशन में अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो व्हाट इज द सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दे, ये जो दोनों फोर्स होते हैं ना, ये दोनों एक साथ लाई करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है, राइट, विच फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को इफ आई हैव टू एक्सप्लेन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ऐसा मिनिमम फोर्स जो एक बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखता है, ठीक है। इट कीप्स सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी, सर्कुलर मोशन ऑफ, ये होगा आपका सेंट्रिपिटल फोर्स। ओके, तो अगर एक पर्टिकुलर फोर्स, अगर मूविंग पार्टिकल है, जैसे ये जो मूव कर रहा है, ये इसका, ठीक है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज अ सेंट्रिपिटल फोर्स। तो अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा सर्कुलर पाथ में तो क्या हो सकता है कि ये जो है सीधे सीधे बाहर निकल जाए, राइट। हो सकता है ये सर्कुलर पाथ को फॉलो न करे, बाहर निकल जाए। तो एक सेंटर पे, सेंटर से ना उसको एक फोर्स खींचता है कि नहीं बेटा, तुझे बाहर नहीं भागना है, तुझे इस ऑर्बिट में मूव करते रहना है। ओके, तो इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मतलब अगर मैं बोलूं तो बहुत इजी से एग्जांपल है, जैसे कि अर्थ जो है, अर्थ सन के आसपास जो है मूव करती है, नियरली सर्कुलर पाथ होता है उसका। अब यहाँ पर ये इसके ऑर्बिट में ही मूव करे, इसके लिए यहाँ पर हमेशा क्या लगता है, एक सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा लगता रहता है। देन एटम जो है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में क्या है, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी सेंट्रिपिटल फोर्स होता है जो उसको सर्कुलर मोशन में हमेशा बनाए रखता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका सेंट्रिपिटल फोर्स। लेकिन ना एक और फोर्स रहता है, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल, ये एक स्यूडो फोर्स है, दैट डजंट एग्जिस्ट। मैंने बोला ना ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक स्यूडो फोर्स है, एक इमेजिनरी फोर्स है, जिससे कि हम एक फिजिकल फिनोमिना को समझ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक जब यह बॉल जो घूम रही है, ठीक है, तो अगर ये घूम रही है, अगर इसको पूरी बॉल अंदर ही खींच लेगी, मतलब हम बोल रहे हैं कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ऑलवेज अंदर लगता रहेगा तो ये इसके ऑर्बिट पे मेंटेन नहीं कर पाएगा, राइट। देयर शुड बी अ फोर्स जो उसको बाहर भी खींच के रखे, इक्वल फोर्स, इसीलिए ये बन जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर जिसमें हमने नियरली ऑल द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड। चलिए, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक नहीं, मेरे पास दो तीन क्वेश्चन है कि अगर मुझे 1 न्यूटन को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मुझे 1 न्यूटन को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ डाइन, तो हाउ विल आई डिफाइन। बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। ओके, तो 1 न्यूटन कितना होता है, 10⁵ टाइम। नेक्स्ट माई क्वेश्चन इज, अगर एक कोन है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, तो इसकी हाइट का 1/4 पार्ट। ये ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि हम इन चीजों को अच्छे से रिवाइज करें। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं इस चैप्टर को। ऑलमोस्ट सभी चीजें हमने इसमें कवर कर ली हैं, एंड आई होप दैट कि आपको ये अच्छा लगा हो। मैं ट्राई करूंगी क्विकली एक रिवीजन हो और सारी चीजें हम प्रॉपरली डेफिनेशन के साथ में कवर कर लें। So thank you so much for watching the video, and if you wanted to purchase this course which is of a very minimum price, and जल्दी खरीद लीजिए, पता चला कि इसका प्राइस और बढ़ जाएगा, so please go to the link which is given in the description box and watch all the videos and prepare for your examination. Thank you so much for watching the video. Stay tuned for the next videos.